नमस्कार, मैं हूं संदीप चौधरी। भारतीय राजनीति के एक युग का अवसान हो गया है। अब से थोड़ी देर बाद भारत के रत्न प्रणब मुखर्जी का लोधी रोड के शवदाह गृह में अंतिम संस्कार किया जाएगा। भारत रत्न प्रणब मुखर्जी ने अपने 5 दशक से भी लंबे राजनीतिक करियर में एक आम कांग्रेस कार्यकर्ता से राष्ट्रपति तक का सफर तय किया। वो देश की तमाम बड़ी घटनाओं के साक्षी बने। एक वक्त में कांग्रेस के संकट मोचक कहे जाने वाले और माने जाने वाले प्रणब दा ने देश की सियासत में अमिट छाप छोड़ी। प्रणब मुखर्जी का राजनीति में ऐसा कद था कि विरोधी भी उनके मुरीद थे, उनकी शान में कसीदे पढ़ते थे। एनडीए सरकार ने, मोदी सरकार ने उन्हें भारत रत्न से नवाजा, जबकि वो ताउम्र कांग्रेसी रहे। और शायद यही वजह थी कि तमाम विरोधों को दरकिनार करते हुए वो आरएसएस के कार्यक्रम में भी शामिल हुए। मोदी ने भी 2014 की कई चुनावी रैलियों में प्रणब दा का कई बार जिक्र किया और प्रणब मुखर्जी के अंतिम संस्कार के लिए प्रधानमंत्री मोदी, लाल कृष्ण आडवाणी और लोकसभा अध्यक्ष समेत बीजेपी के कई नेता उनके घर पहुंचे। 10 राजाजी मार्ग पर उनका निवास था और वहां पर श्रद्धांजलि देने के बाद अब उनके पार्थिव शरीर को लोधी रोड क्रेमेटोरियम, लोधी रोड के शवदाह गृह में ले जाया गया है अंतिम संस्कार करने के लिए। मेरे सहयोगी कुंदन लोधी रोड क्रेमेटोरियम पर ही मौजूद हैं। 10 राजाजी मार्ग पर मनीष कुमार मेरे सहयोगी हैं। इसके अलावा बीजेपी के सांसद, राज्यसभा के सांसद हैं राकेश सिन्हा मेरे साथ जुड़ गए हैं। डॉक्टर शकील अहमद वरिष्ठ नेता हैं कांग्रेस के, बहुत बरस उन्होंने प्रणब मुखर्जी के साथ काम किया, वो भी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। लेकिन कुंदन, कितनी देर में अंतिम संस्कार की प्रक्रिया शुरू होगी? देखिए संदीप, अंतिम संस्कार की प्रक्रिया मेरे पीछे जो क्रेमेटोरियम देख रहे हैं आप, सीएनजी का वहाँ पे चल रहा है और अपने अंतिम चरण में है। ठीक थोड़ी देर पहले वहाँ पे इनके शव को लाया गया था और जो भी पूजा पाठ था कोरोना प्रोटोकॉल के तहत डब्बे के अंदर, कॉफिन के अंदर ही किया गया था। और अभी भी परिवार के कुछ सदस्य, मैं अपने कैमरा सहयोगी से कहूँगा कि उनकी डॉटर, उनके जो बेटे हैं, उनके जो पोती हैं, उनके जो ग्रैंड डॉटर है, वो लोग आए हुए हैं। हालांकि जिस कद के वो नेता थे, जिस कद के वो उनका जो एक पब्लिक लाइफ था, उस कद में तो नहीं कहा जा सकता, चूँकि कोरोना के चक्कर में बहुत इस लिमिटेड लोग बुलाए गए थे और परिवार के भी बहुत करीबी लोग यहाँ पे आए थे और उनका सौदागरी देखिए, हाथ हिलाकर अभिवादन करते हुए इनके परिवार के लोग और मीडिया वालों को, और बहुत लिमिटेड लोग आए थे और अब जाके कर दिया गया है। और जो सीएनजी का क्रेमेटोरियम है, सौदागृह, वहाँ पे उनका अंतिम संस्कार किया गया। और इससे पहले जो एक प्रोटोकॉल के तहत एक राष्ट्रपति को आखिरी सलामी दी जा रही है, 1 मिनट की तरफ से, वो भी दी जाएगी। सब रिकॉर्ड करते हैं जी। कुंदन, ये पहले की तस्वीरें दिखा रहे हैं, आप अपनी बात जारी रखिए। बिल्कुल ठीक, थोड़े देर पहले की तस्वीरें हैं और आप देखिए कि किस तरीके से पूरा परिवार के लोग यहाँ पे आए हुए थे और उनके बेटे अभिजीत दास खुद सामने आए, देखिए किस तरीके से, और सबका अभिवादन किया और कहा कि दादा सबके थे, दादा हम सभी के थे। और दादा का जाना उनकी देखिए किस तरीके से, उनकी डॉटर हैं ये, इनके इन-लॉज हैं। और अगर आप बात कुछ हमारे साथ कर पाएँ, इनके परिवार के जन, कितना बड़ा क्षति, हालांकि पूरे देश के लिए क्षति। बिल्कुल, ये कहने की जितना भी कम कहेंगे उतना ही है। हमारी तो बातें ही रुक गए हैं, हमारी छतरी हट गई सर से, और कुछ कहने का है नहीं। अरे भाई, ये बिल्कुल, ये इनके परिवार के, इनके रिश्तेदार थे और देखिए किस तरीके से इनकी आंखों में आंसू आ गए थे कि कितनी बड़ी क्षति हो सकती है, न केवल देश के लिए बल्कि पूरी राजनीति के लिए। और दादा का जो छवि था, दादा का जो पहलू था और दादा का जो इमेज था, न केवल 50 साल से ज़्यादा, 5 दशक से ज़्यादा उनका पब्लिक लाइफ था, और न केवल एक क्रॉस पार्टी लाइन बल्कि सब कॉन्टिनेंट में भी दादा की एक छवि थी और तमाम बड़े पदों पे रहे थे। आप केंद्रीय मंत्री की बात करें, बांग्लादेश में भी एक दिन का राष्ट्रीय शोक का ऐलान किया गया है।
मनीष, कोरोना के प्रोटोकॉल के चलते ज्यादा लोग अंतिम संस्कार में शरीक नहीं हो पाए, लेकिन 10 राजाजी मार्ग जहां पर रह रहे थे प्रणब मुखर्जी, वहां पर तो तमाम वीआईपीज का, दिग्गजों का सिलसिला सुबह से ही श्रद्धांजलि देने के लिए लगा हुआ था। जस्ट रन अस थ्रू देम, कौन कौन वहां पर आए अंतिम श्रद्धांजलि देने के लिए? देखिए संजीव जी, प्रधानमंत्री यहाँ पे पहुँचे, उन्होंने श्रद्धांजलि अर्पित की। इसके अलावा जो है राष्ट्रपति यहाँ पहुँचे और कई बीजेपी के नेता, मंत्री, केंद्रीय मंत्री जो हैं वो सभी यहाँ पे पहुँच के जो है उन्होंने पूर्व राष्ट्रपति भारत रत्न प्रणब मुखर्जी को उनको श्रद्धांजलि अर्पित की। काफ़ी लंबे समय से वो बीमार चल रहे थे। RR हॉस्पिटल जो आर्मी का है वहाँ वो एडमिट थे और लगातार दर्शकों को हम बता भी रहे थे, लेकिन कल उनका देहांत हो गया। संदीप जी, मैं कुछ अनुभव इसलिए साझा करना चाहता हूँ कि वित्त मंत्रालय, आपको याद होगा कि 2008 में जब मुंबई बम ब्लास्ट हुआ और वित्त मंत्री उस समय पी चिदम्बरम थे, उनको गृह मंत्रालय में शिफ्ट किया गया और प्रणब दा को वित्त मंत्रालय की जिम्मेदारी दी गई। और उसी साल आपको याद होगा कि लीमैन ब्रदर्स का कांड हुआ था, विश्व भर में मंदी लगी थी और वित्त मंत्रालय का उनको जब भार दिया गया तो हमने देखा कि किस तरीके से प्रणब दा जो उनको जो अर्जेंसी थी भारतीय अर्थव्यवस्था को पटरी पर लाने के लिए, लगातार वो जिस तरीके से इनिशिएटिव, मैंने उनको नज़दीक से देखा, उस समय लगातार बैठकों का दौर जारी था। यहाँ तक मैं बताऊं कि 2012 में जिस साल वो राष्ट्रपति बने थे, उसी साल मानव गुप्ता जो कि हमारे वरिष्ठ हैं और हम दोनों ने उनका इंटरव्यू भी किया था वित्त मंत्री के रहते हुए, और उसी के कुछ समय बाद उनका राष्ट्रपति पद के उम्मीदवार के तौर पर उनका घोषित नाम हुआ था। तो बहुत ही सरल व्यक्ति, आते जाते बहुत अच्छे से बात करते हुए, सभी आप देखिए संसद में उनके सरीखे लोगों को आज मिस किया जाता है। कोई नेता ऐसा नहीं है संदीप जी जो कि दोनों पक्षों के बीच में एक बीच की कड़ी बन सके, और प्रणब दा वही उसी भूमिका में वो रहते थे और सबसे, चाहे पक्ष में हो विपक्ष में हो, सभी जगह वो सभी के चहेते माने जाते थे और देर रात तक काम करने वाले। उनके निवास स्थान तालकटोरा रोड पे हम जाया करते थे वहाँ पे। तो बिल्कुल भारतीय राजनीति में उनको हमेशा सम्मान की दृष्टि से देखा जाएगा, उनको हमेशा मिस किया जाएगा। इस तरीके के नेताओं को जो कि सभी को साथ लेकर चलने में विश्वास रखते हैं, जो कि शायद आज के दौर में राजनीति में वो नजर नहीं आती संदीप जी। बिल्कुल, और ये लगभग 50 साल का उनका पब्लिक लाइफ में जो करियर था, 1969 में पहली बार वो राज्यसभा के लिए चुने गए थे। डॉक्टर साहब, आप बेहतर जानते हैं मुझसे, 3 आदमी हुए हैं इस देश में जो सीसीएस के मंत्री रहे हों, मतलब डिफेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर और एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर। आजाद भारत के इतिहास में सिर्फ 3 लोग, और यूपीए काल में एक एम्पावर्ड ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स को छोड़कर सबकी अध्यक्षता एक वक्त ऐसा आया कि प्रणब मुखर्जी कर रहे थे। 98 GOMs की अध्यक्षता वो कर रहे थे। तो वो संकट मोचक थे और वो वॉकिंग टॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया थे। डॉक्टर शकील, निश्चित रूप से आज देश के लिए और हम सब लोगों के लिए बड़ा मर्माहत करने वाला दिन है। आज हम उनको अंतिम विदाई दे रहे हैं। एक फिल्म में कहा गया है, एक डायलॉग बहुत मशहूर हुआ फिल्म का, कि जहां हम खड़े होते हैं वहीं से लाइन शुरू होती है। लेकिन प्रणब दा के मामले में राजनीति में था कि जहां हद खत्म होती थी वहां से प्रणब दा का काम शुरू होता था। जब सब लोग किसी काम में थक जाते थे कि भाई अब रास्ता नजर नहीं आ रहा है, तो प्रणब दा से कहा जाता था कि अब आप रास्ता निकालिए। और उनकी जो शैली थी, उनके सोचने का जो ढंग था, उनके काम करने का जो तरीका था, जब सब थक जाते थे सॉल्यूशन निकालते निकालते, तब प्रणब दा सॉल्यूशन निकालते थे। और वो ऐसा सॉल्यूशन निकालते थे कि सबों को मान्य होता था। वो सर्वमान्य सॉल्यूशन निकालते थे। इसीलिए आपने खुद भी कहा कि एक को छोड़ के, एक आध दो को छोड़ के जितने GOM बने, ग्रुप ऑफ मिनिस्टर्स बने यूपीए के काल में, उसमें वो वही उसको लीड करते थे और वही उसको गाइड करके रास्ता दिखाते थे। मेरा सौभाग्य है कि मैं उनके साथ बंगाल कांग्रेस के प्रभारी की हैसियत से 2011 का जो विधानसभा का चुनाव हुआ बंगाल में, जहां कांग्रेस की और ममता बनर्जी जी की सरकार बनी, वो प्रणब दा, मैं कांग्रेस का प्रभारी था वहां का, बंगाल का, और प्रणब दा सबसे बड़े नेता थे कांग्रेस के बंगाल के और उस समय देश के। तो उनके नेतृत्व में, उनके सानिध्य में काम करने का मौका मिला। तो स्वाभाविक रूप से उनकी जो सोचने की शक्ति थी, उनको जो आगे देखने की शक्ति थी, और 34 साल के बाद उसी अलायंस के बाद जो सरकार वहां बदली थी और कांग्रेस और
तृणमूल कांग्रेस की सरकार आई थी। फिर मुझको उनके साथ जब वो राष्ट्रपति के उम्मीदवार बने तो मैं बंगाल झारखंड का इंचार्ज था और बिहार के लोग भी झारखंड ही आए थे रांची, जहां सामूहिक रूप से बैठक हुई थी उनके राष्ट्रपति के चुनाव में। जो देखने का नजदीक से मौका मिला, इतने विद्वान आदमी, इतने पढ़े लिखे आदमी। हम लोग आमतौर पे चार्टर्ड प्लेन से जाते थे कैंपेन में, तो अगर 1 घंटा भी टाइम मिला तो प्रणब दा के साथ एक छोटा ब्रीफ केस रहता था और उसमें कोई किताब रहती थी। प्रणब दा उस समय भी, यानी वो राष्ट्रपति का पद इस देश का सर्वोच्च पद है, उस पद पर पहुंचना उनका निश्चित था। उसी के लिए हम लोग कैंपेन कर रहे थे, एक जो रूटीन होता है। लेकिन उसमें भी उनको ज्ञान प्राप्त करने की, नई नई चीजों को जानने की, नई किताबों को पढ़ने का ये था, ये अद्भुत था, ये बहुत कम लोगों में होता है। बिल्कुल, तो उनकी जो पढ़ने की रुचि थी और वो जो वॉकिंग टॉकिंग एनसाइक्लोपीडिया थे। पर डॉक्टर साहब, डांट भी पड़ी कभी आपको? मुझे पड़ी 2-3 बार। प्रणब दा वो पल में माशा पल में शोला वाले थे, डांट भी देते थे, फिर उतना ही दुलार भी देते थे। ये स्वाभाविक रूप से हर व्यक्ति का अपना नेचर होता है। वो थोड़ा मर्क्यूरियल थे, थोड़ा नाराज होते थे, लेकिन दूसरे ही क्षण वो किसी न किसी तरह उसको कंपनसेट करते थे अगर कोई उनके बात से ये हुआ, और फिर ऐसी बात करते थे जैसे वो कुछ घटना हुई ही नहीं है। फिर एक बड़े गार्जियन की तरह, बड़े भाई की तरह, पिता की तरह वो उनको अपनाते थे और फिर उनको सिखाने की बात, कोई सलाह देने की बात, कोई मशवरा देने की बात, कोई अच्छी बात, और इतिहास को अक्सर कोट करते थे कि 1800 फला में फला हुआ, 1400 फला में फला हुआ। तो इतिहास से वो आज की चीजों को संदर्भ में लाके उनको जस्टिफाई करते। राकेश सिन्हा, देखिए, एक अद्भुत जो गुण था, एक क्वालिटी थी प्रणब मुखर्जी में, और आज वो क्वालिटी राजनीति से बिल्कुल दूर होती जा रही है, जुदा होती जा रही है, कि उनके हर राजनीतिक खेमे में, पार्टी में उनके मधुर संबंध थे लोगों के साथ। और इसमें ताज्जुब की बात नहीं कि जो प्रणब मुखर्जी कुछ साल बीच में आप छोड़ दीजिए, ताउम्र कांग्रेस ही रहे, उन्हें भारत रत्न से नवाजा मोदी सरकार ने, आपकी सरकार ने। यह भी उनकी सोच के बारे में, उनका क्या मान सम्मान था, एक बहुत बड़ी टिप्पणी है। देखिए संदीप जी, 50-60 के दशक में ये सामान्य बात थी कि विभिन्न दलों के लोगों में एक सामाजिकता का भाव था। धीरे धीरे कांग्रेस की राजनीति जिसका आधिपत्य था, इसने इस सामाजिकता के भाव का अंत किया और एक राजनीति में कटुता बढ़ती गई। उस कटुता के बढ़ाने में किसका कितना योगदान है, ये महत्वपूर्ण नहीं है। महत्वपूर्ण सवाल यह है कि इस बीच में प्रणब दा ने एक साहसी समन्वयकारी की भूमिका निभाई। मैं कहता हूं डेयरिंग जो सिंथेसाइजर का, साहसी समन्वयकारी, समन्वय तो सब लोग करते हैं, लेकिन ऐसा समन्वय का काम करना जब आपके घर के लोग अपने बेटे और बेटी का विरोध हो, पार्टी जिनके साथ आपने 50 साल की राजनीति की उनका विरोध हो, उसके बावजूद भी उनको लगता है कि नहीं, समन्वय के द्वारा ही देश की राजनीति को, देश के वैचारिक विमर्श को दुरुस्त किया जा सकता है और जो इसके भटकाव आ रहा है उसको, भटकाव को दूर किया जा सकता है। यह काम प्रणब दा करने की साहस, क्षमता और एक आशावादिता के साथ रखते थे। और इसी में नागपुर में जो उनको न्योता दिया गया, आरएसएस के हेडक्वार्टर्स में वो गए, कई लोगों ने आपत्ति भी दर्ज कराई, कहा अरे प्रणब दा को क्या हो गया, वो वहां क्यों गए। उन्होंने आरएसएस के संस्थापक हेगडेवार के बारे में कहा कि वो सच्चे सपूत थे इस देश के, लेकिन आरएसएस के हेडक्वार्टर्स में जाने के बाद भी वो अपनी बात पर भी, अपनी बात को भी बिल्कुल दो टूक कहने से उन्होंने कोई गुरेज, कोई परहेज नहीं किया। देखिए, सवाल दो टूक कहना नहीं कहने का नहीं है। सवाल यह है कि प्रणब दा जब संघ के मुख्यालय जा रहे थे और कार्यक्रम में शामिल हो रहे थे, तो जिस प्रकार का दबाव पड़ा, अनप्रेसिडेंटेड प्रेशर उन पर था। उनके अपने निकटतम सहयोगी, जिसमें पत्रकारिता जगत के लोग थे, राजनीति के थे, उनके परिवार के लोग थे, लेकिन प्रणब दा को लगा कि राजनीति में इस तरह कभी कभी ऐसी लीक खींचनी पड़ती है जो जिस लीक के द्वारा अब भविष्य की पीढ़ी को एक संदेश दिया जाता है। यदि वर्तमान त्वरित गति से ठीक नहीं होता तो भविष्य के लिए एक लीक, प्रणब दा ने भविष्य के लिए लीक खींची। यह ऐसा ही था जब जयप्रकाश नारायण संघ के कार्यक्रम में जा रहे थे, तब उनके समाजवादी साथियों ने उनका जमकर विरोध किया, उनको रोका और जयप्रकाश नारायण ने कहा नहीं, ये जाना जरूरी है, समन्वय जरूरी है।
और देश में एक परिवर्तन हुआ। प्रणब दा की स्थिति दूसरी थी। राष्ट्रपति पद पर रहते हुए उनका संघ के साथ संवाद था, वे सांस्कृतिक राष्ट्रवाद को समझते थे। प्रणब दा का एक और गुण है, इससे अलग हटकर हम देखें, आध्यात्म के साथ उनका जुड़ाव अद्भुत था। राष्ट्रपति पद पर होते हुए भी जिस प्रकार से दुर्गा पूजा में एक सामान्य भक्त की तरह वे पूरी निष्ठा के साथ दुर्गा पूजा में शामिल होते थे, बड़ा प्रेरणा का स्रोत है। देखिए, जब व्यक्ति दोहरेपन से, नोशन ऑफ पावर से मुक्त होता है, ये बहुत बड़ी चीज है संदीप जी, कि जब व्यक्ति किसी पद पर जाता है उसमें यदि नोशन ऑफ पावर आ जाता है, उसी समय उसकी गिरावट शुरू हो जाती है। प्रणब दा इससे मुक्त थे। जब मंत्री थे तब भी, जब पार्टी के बड़े पदाधिकारी थे तब भी, जब राष्ट्रपति पद पर गए तब भी उन्होंने अपने मन की कटुता को कभी भी इस तरह से व्यक्त नहीं किया जिससे वे दूसरों से आंख नहीं मिला सके। सब जानते पर हैं मन में टीस तो कहीं ना कहीं उनके भी थी। गौतम लहरी वरिष्ठ पत्रकार हैं, प्रणब मुखर्जी के साथ बड़े इनके अच्छे संबंध थे। पहले तो गौतम दा, मैं आपसे ये जानना चाहूंगा, अब अड्डे को मिस करोगे? आजकल नेताओं से पत्रकारों की मुलाकात का सिलसिला लगभग थम सा गया है, पर प्रणब मुखर्जी, खास अगर हम 13 तालकटोरा रोड के उनके निवास की बात करें, वहां तो अड्डे लगते थे, चाय की चुस्कियों पर लंबे लंबे कई घंटों तक वार्तालाप हुआ करते थे। विल यू मिस दैट, गौतम दा? निश्चित तौर पे ये राजनीतिक जो परंपरा है, ये प्रणब दा के साथ साथ ही चले गए हैं। बात तो आप हैरान हो जाएगा सुन के कि मैं तो उनके साथ कभी कभी मिला हूँ रात 12 बजे के बाद, और वो भी मिलते थे और 1 बजे तक गपशप होता था। लेकिन इस तरह का नेता जो पुराना परंपरा मान के जो चलते थे, वो जो नेता सबके साथ बात करने का, जिससे आप लोग डिस्कस कर रहे थे, मैंने बताओ कि ये प्रणब दा कोई पॉपुलर मास लीडर नहीं थे, वो लोकप्रिय जननेता नहीं थे, लेकिन वो लोकप्रिय एक रणनीतिकार थे, वो नेताओं का नेता थे, नेताओं का एडवाइजर थे। हाँ, तो इसलिए 2004 में तो पहली बार चुनाव लड़ा उन्होंने, उससे पहले तो राज्यसभा के जरिए ही आए। 80 में एक चुनाव लड़ा था, वो हार गए। हाँ, उन्होंने तो कहीं पे उनका वो नेहरू को मानते थे। उन्होंने नेहरू का जिक्र देके कहा था कि नेहरू जी बोलते थे जो राज्यसभा में आएंगे उसको एक बार लोकसभा से चुन के आना चाहिए। इसके कारण बार बार उन्होंने कोशिश किया, वो परास्त हुए हैं, लेकिन बाद में 2004 में वो कामयाब हुए और 2009 में 2 बार जीता। वो तो मजाक से बोलते थे, देश में एक जवाहरलाल नेहरू है जो पहली बार चुनने के बाद नेता सदन बने, और मैं हूँ प्रणब मुखर्जी, पहले बार लोकसभा में चुन के आए तो मैं नेता सदन बना। तो ये तो हंसी मजाक का बात था, लेकिन उनका जीवन का पहलू देखने के लायक है कि इतना सारे राजनीतिक दल का उन्होंने, सब लोग उनको पसंद करते थे, और वो जिसको सलाह देते थे कोई ऐसे नहीं है कि सिर्फ अपने पार्टियों को सलाह देते थे। आप लोगों को चर्चा कर रहे थे आरएसएस मोहन भागवत जी, उनके साथ बहुत पुराना संपर्क है। सिर्फ आरएसएस दफ्तर में जाने के टाइम भी उनका संपर्क नहीं हुआ। राष्ट्रपति भवन में बहुत दफे मेरे पता है कि उन्होंने लंच पे बुलाया था मोहन भागवत जी को, उसके साथ हिंदू राष्ट्र के ऊपर चर्चा करते थे। उनका राय अलग था, फिर भी वो किसी को अछूत नहीं मानते थे। नहीं, वो एक्सेप्टेबिलिटी होने के बावजूद गौतम दा, प्रणब मुखर्जी was the best prime minister probably we never had. उनके पास मौके भी आए 84 में भी, बल्कि वहाँ पर तो गलतफहमी का ऐसा वो शिकार हुए कि उन्हें अपनी एक नई पार्टी बनानी पड़ी। वो तो वापस रिहेबिलिटेशन राव के ज़माने में, नरसिम्हा राव के ज़माने में जब डेप्यूटी चेयरमैन प्लानिंग कमीशन के बनाए गए, तब जाकर वो ढंग से रिहेबिलिटेट हो पाए। और सोनिया गांधी को अध्यक्ष बनवाने में और कॉन्स्टिट्यूशन में वो पेंच निकालने में भूमिका निभाई, लेकिन 2004 में मौका भी मिला तो उन पर विश्वास जाहिर नहीं किया गया। क्या ये टीस थी प्रणब दा के मन में, गौतम लहरी? देखिए, प्रणब दा बोलते थे कि प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति पद किसी के लिए दौड़ना नहीं चाहिए, इसको पार्टी या जनता ऑफर करते हैं। तो इसलिए ये बात सही है कि वो जिस तथ्य पे पहुंचे थे उसके लिए स्वाभाविक था कि वो प्रधानमंत्री बने। मन में तो ये था, मन में था, मेरे साथ जो बातचीत हुआ था, लोगों ने मानेंगे तभी तो होंगे। अगर पार्टी नहीं मानते हैं, मैं जनता नहीं चाहते हैं, मैं हिंदी नहीं बोल सकता हूँ, तो इसलिए कैसे हमको बनाएंगे। तो ये तो एक जीवन का, मान सकते हैं कि एक दुख था। लेकिन बात यह है कि उन्होंने भरोसा के बाद में एक मौका आया था कि जो प्रधानमंत्री बनने का, वो है 2012 का पहले।
जब मनमोहन सिंह के ऊपर एंटी इनकम्बेंसी बहुत ज्यादा बढ़ गया, पार्टी में लोग एक डिमांड कर रहे थे, बहुत लोग बड़े नेता बदलना चाहिए, राहुल गांधी राजी नहीं थे, तो इस टाइम में प्रणब दा का नाम सोच रहा था, लेकिन हुआ नहीं, इसलिए क्योंकि मनमोहन सिंह के खिलाफ विरोधी ने, खासतौर पे ममता बनर्जी और मुलायम सिंह ने एपीजे अब्दुल कलाम का नाम प्रस्ताव किया था। मनमोहन सिंह के खिलाफ अगर कलाम होते थे तो निश्चित तौर पे यूपीए हार जाता। यूपीए हारने का मतलब यूपीए सरकार का इस्तीफा देना पड़ता, इसलिए उनको राष्ट्रपति भी बनना पड़ा मजबूरी से, जब प्रधानमंत्री होते होते चूक गए। तो इसलिए उनका जीवन में ये ट्रेजिक है, उतार चढ़ाव है। नहीं, दर्शकों को भी पता होना चाहिए अंदर खाने क्या कुछ होता है जी, राजनीति में क्या कुछ होता है, ये भी हम आपके जरिए दर्शकों को बता रहे हैं। भारत रत्न प्रणब मुखर्जी पंच तत्व में विलीन हो गए हैं, अंतिम संस्कार पूरा हो चुका है। मेरे साथ, उनके साथ कई सालों तक काम कर चुके कांग्रेस के वरिष्ठ नेता डॉक्टर शकील अहमद हैं, राज्यसभा सांसद राकेश सिन्हा हैं, वरिष्ठ पत्रकार गौतम लहरी हैं, साथ ही साथ मेरे सहयोगी मनीष कुमार भी मेरे साथ जुड़े हुए हैं। डॉक्टर शकील, अब प्रणब दा हमारे बीच नहीं है, उन्हें आप याद करते हैं तो कोई ऐसा वाकया, कोई मधुर याद, कोई बात जो सीधे जहन में आपके कौनती है? जी संदीप जी, मैं एक घटना सुनाता हूं। 1999 की बात है। वाजपेयी जी की सरकार के समय में राबड़ी देवी जी की सरकार को बर्खास्त कर दिया गया था बिहार में, और कांग्रेस की मीटिंग हो रही थी। हम लोग नए नए सांसद जीत के आए थे, हम लोग को भी बुलाया गया था, कांग्रेस के सभी बड़े नेता वहां मौजूद थे, और ये था कि राष्ट्रपति शासन लगा बिहार में, कांग्रेस को उसका समर्थन करना चाहिए या विरोध करना चाहिए। प्रणब दा की राय थी कि हम लोगों को राष्ट्रपति शासन का समर्थन कर देना चाहिए, लेकिन वहां मीटिंग में आम राय बनी कि नहीं, हम लोगों को बीजेपी के साथ वोट नहीं करना चाहिए, राष्ट्रपति शासन का विरोध करना चाहिए। वही हुआ, हम लोगों ने विरोध किया और राबड़ी देवी जी की बर्खास्त की हुई सरकार फिर वापस लौट आई। कुल 10 दिनों के बाद बिहार के कांग्रेसियों की दिल्ली में एक मीटिंग हुई, जिसमें बहुत से कांग्रेसियों ने राष्ट्रपति शासन का विरोध करने पर कांग्रेस के आपत्ति दर्ज कराई। प्रणब कुमार मुखर्जी जी अपनी पूरी शक्ति से जस्टिफाई करते रहे कि जो पार्टी ने किया वो ठीक किया। वो उत्तेजित भी हो गए, एक बार दूसरे लोग भी उत्तेजित हो गए, लेकिन प्रणब दा ने एक बार नहीं कहा कि मैं भी उसी सोच का था जिस सोच के आप हैं, लेकिन पार्टी की राय ये हो गई, इसलिए मैं मजबूर था। ये प्रणब दा चाहते तो कह सकते थे, मैं दोनों मीटिंग में था। प्रणब दा पूरी ताकत से पार्टी का जो फैसला था उस पर स्टैंड करके उसी के बारे में लोगों को कन्विंस करने की कोशिश करते रहे। मेरे मन में उस दिन से पहले भी आदर सम्मान था, लेकिन उस दिन से और आदर सम्मान बढ़ गया कि जो इस व्यक्ति की मैं जानता हूं, क्योंकि मैंने विरोध किया था, जो उनका प्रस्ताव था उसका मैंने भी विरोध किया था, लेकिन एक बार नहीं कहा कि इन लोगों ने विरोध किया, मैं आपके मत का था। पार्टी ने जो फैसला ले लिया उसको वो जस्टिफाई करते रहे। ठीक है राकेश सिन्हा, आपके भी जहन में कोई ऐसी याद जो एक छाप छोड़ गई हो, वही कर सकता है आपके दिमाग में? से एक पार्ट टाइम संवाददाता के रूप में काम कर रहा था, वो छात्र जीवन ही था। हेलो जी जी, मैं सुन रहा हूँ। हाँ, का एक छात्र जीवन में ही एक संवाददाता के रूप में जब मैं काम कर रहा था, तब मैं एक बार उनका इंटरव्यू लेने के लिए गया था और रात को 8:30 बजे उन्होंने बुलाया था। उस साक्षात्कार में मुझसे उन्होंने पूछा कि तो तुम क्या करते हो, कैसे करते हो, तो मैंने अपना एक विद्यार्थी परिषद का भी परिचय बताया कि मैं एबीवीपी में एक्टिविस्ट हूँ। तो उन्होंने जो बात कही मैंने रेखांकित कर लिया। उन्होंने कहा तुम एबीवीपी के हो तो एक अच्छे कार्यकर्ता बनकर रहना। देखिए, जो शकील साहब कह रहे थे उसको मैं थोड़ा जोड़ दूं कि भारतीय राजनीति में चीजों को समालोचना की दृष्टि से देखना एक सामान्य बात थी। वह जो एक अपवाद स्वरूप होने लगा, इसके लिए प्रणब दा चिंतित थे कि चीजों में, दलीय व्यवस्था में अपनी स्वायत्तता जब आप बनाकर रखते हैं और चीजों को आलोचनात्मक यानी क्रिटिकली देखते हैं, तब दलीय व्यवस्था में प्रगतिशील, यानी कि आप अलग अलग विचारधारा के हो सकते हैं, लेकिन अलग अलग विचारधाराओं का सम्मान करना चाहिए। आप अपनी विचारधारा पर डटे रहिए, पर दूसरे की भी विचारधारा का सम्मान कीजिए। ये भी सीख देकर गए प्रणब मुखर्जी। अभी के लिए बस इतना ही। नमस्कार।
नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।